किसी किसान के पास जो और बेहतर हम इस विधेयक को कर सकते हैं तो उसका स्वागत है। कृषि मंत्री जी के स्तर पर भी 12 बार बातचीत हुई है। सोमवार गृह मंत्री जी ने बात की है, हमारे मंत्रिमंडल के समूह ने बात की है और लगातार इस बात को कहा गया है कि यदि किसी के पास कोई बेहतर सुझाव है तो सुझाव दे सकता है। तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी सदैव, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, वो किसान हितैषी सरकारें हैं। वो लगातार किसानों की आमदनी बढ़ाने पर काम कर रही है और आपके चैनल के भी माध्यम से कहना चाहता हूं, किसी भी मित्र के पास कोई सुझाव है तो वो दे, उसका पालन करने का हम जरूर प्रयास करेंगे। नहीं, स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम पूरी तरह किसान के साथ खड़े हैं। जो मुकदमे दर्ज हुए उन सारे मुकदमों को हम वापस लेने का काम करेंगे और आगे भी भविष्य में, चूंकि हम लोगों ने तकनीक ऐसी ला दी है, मैं समझता हूं पुराली जलाने की आवश्यकता ही किसान को शायद ना पड़े। सवाल ये है कि किसान को जो अभी चल रहा है, अभी डेडलॉक कब तक रहेगा, अभी क्या स्थिति यहां पर बनता है, डेडलॉक चलेगा, चुनाव भी आने जा रहे हैं। नहीं, हमारा कोई भी काम चुनाव को केंद्रित करके नहीं होता। देश प्रथम है, नेशन फर्स्ट। ये देश पहले है, इसलिए देश को केंद्र मान करके, प्रदेश को केंद्र मान करके उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की खुशहाली के लिए सबका साथ सबका विकास रात दिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी परिश्रम कर रहे हैं। आपने कोई भी विषय देखा होगा कि लगातार उत्तर प्रदेश की रैंकिंग देश में लगातार बढ़ रही है और ये केवल बीजेपी का नहीं, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों का सीना गर्व के साथ चौड़ा होता है जब हम रैंकिंग देखते हैं और उत्तर प्रदेश नीचे से पहले नंबर से छलांग लगा करके देश में पहले नंबर पर जाता है तो हर उत्तर प्रदेशवादी को प्रसन्नता होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गन्ना मंत्री सुरेश राणा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि किसानों के लिए हमेशा बीजेपी की सरकार काम करती है, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, और चुनाव को देखकर कोई फैसले नहीं होते बल्कि देश और प्रदेश को ध्यान में रखकर फैसले होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन की। बीजेपी 5 सितंबर से यूपी की सभी विधानसभा सीटों पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन करेगी, जिसकी शुरुआत सीएम योगी वाराणसी से करेंगे। 5 सितंबर को प्रदेश के 17 महानगरों में और 6 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के बीच सभी 403 विधानसभाओं में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह प्रयागराज में, तो वहीं पर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अयोध्या में, प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल लखनऊ में, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर में, तो प्रदेश महासंगठन महामंत्री कनवीर सहारनपुर में 5 सितंबर से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का प्रभारी प्रदेश महामंत्री सुब्रत पाठक को बनाया गया है। तो जिम्मेदारी बड़े बड़े मंत्रियों को दी गई है प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की, और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को साधने की यह कवायद आप कह सकते हैं। 403 विधानसभा क्षेत्रों में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन होगा। इसके पहले बीएसपी की ओर से भी ब्राह्मणों को टारगेट करते हुए ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन जगह जगह विधानसभा क्षेत्रों में किया जा रहा है और अब बीजेपी शुरुआत करने जा रही है। 5 तारीख को शुरुआत होगी और 5 तारीख को सीएम योगी आदित्यनाथ और दूसरे मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष अलग अलग जगहों से इसकी शुरुआत करेंगे और उसके बाद ये जो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन है 5 सितंबर से शुरू होकर के अगले 20 सितंबर तक सम्मेलन यूं ही 403 विधानसभा क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। 403 विधानसभाओं में इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे और ये 5 तारीख से शुरू होकर 20 सितंबर तक ये कार्यक्रम सभी संपन्न हो जाएंगे। और 5 तारीख को हम लोग एक साथ सभी जितने भी हमारे महानगर केंद्र हैं, सभी महानगर केंद्रों में ये कार्यक्रम एक साथ में हो रहे हैं और इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री जी स्वयं बनारस से, प्रदेश अध्यक्ष जी अयोध्या से, मणिवंसल जी हमारे लखनऊ, केशव जी जो अपना कानपुर और प्रयाग में राधा मोहन जी रहेंगे। तो हम लोग केवल प्रबुद्ध लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, अपने सरकार के कार्यक्रम पहुंचाना जो हमने लोगों ने अब तक किया है और आज के परिवेश में भारतीय जनता पार्टी क्यों जरूरी है, ये सारे विषय लेकर हमारे वक्ता लोग प्रबुद्ध लोगों के बीच में जाएंगे।
तो चुनाव के करीब आने के साथ ही हलचल बढ़ती ही जा रही उत्तर प्रदेश में नरेश अग्रवाल की बात कर लेते हैं। उन्होंने अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। अखिलेश के माफी मांगने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ अपने पिता गुरु से ही माफी मांग सकता हूं, किसी और से माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश बताएं कि आखिर मैं उनसे माफी क्यों मांगू। मुलायम सिंह यादव जानते हैं कि मैं उनका आदर करता हूं और वो ये भी जानते हैं कि मैं कितना जिद्दी हूं, इसलिए अब एसपी में लौटने के लिए वो मुझसे नहीं कहेंगे। अखिलेश के विधानसभा चुनाव में 400 सीट जीतने पर भी उन्होंने तंज कसा है। अखिलेश ने दावा किया था कि 400 से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी हासिल करने वाली है, जिस पर तंज नरेश अग्रवाल का। सर, कुछ दिन पूर्व अखिलेश यादव हरदोई दौरे पर गए। उन्होंने कहा कि नरेश अग्रवाल अगर माफी मांगे और कहें कि भाजपा ने उनका अपमान किया है तो हम उनको सपा में लेने को तैयार हैं। देखिए, पहले एक प्रश्न उन्हें समझ लेना चाहिए। हम जिंदगी में अगर माफी मांग सकते हैं या कुछ मांग सकते हैं तो ईश्वर से, अपने पिता से और अपने गुरु से। चौथा कोई आदमी ये हम सोचे कि नरेश माफी मांगेंगे या उसके आगे गिड़गड़ाएंगे, ये उन्हें जान लेना चाहिए मेरे लिए ये संभव नहीं है और न मैं राजनीति इस बेसिस पर करता हूँ। हरदोई की जनता, प्रदेश के लोग हमारे साथ हैं, हम उसके आधार पर राजनीति करते हैं। तो माफी किस बात की मांगे, पहले यही वो बता दें उनको। सर, क्योंकि आप खुद भी सपा के लंबे समय तक सदस्य रहे हैं, तो अखिलेश यादव की अगर कार्यशैली की बात करें तो उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं मुलायम सिंह यादव को जानता हूँ, आज भी मैं अगर आदर करता हूँ तो मुलायम सिंह जी का करता हूँ। सर, तो मुलायम सिंह जी अगर कहें तो आप वापसी करेंगे? मेरा ख्याल मुलायम सिंह जी कहेंगे भी नहीं, वो जानते हैं मेरी जिद को, मेरे तौर तरीके को। मुझे उम्मीद है वो ऐसा कोई प्रश्न नहीं करेंगे। इधर समाजवादी पार्टी के सांसद ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क, उन्होंने सरकार से सवाल किया है। तालिबान से दोहा में बातचीत करने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मैंने तालिबान पर कहा तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया गया, फिर अब मोदी सरकार क्यों कर रही है तालिबान से बात, ये सवाल भी उन्होंने उठाया। बात करने वाले मंत्री अधिकारियों पर केस कब दर्ज होंगे? अब देख लीजिएगा, मैंने अगर कोई बात कह दी लेकिन उसके ऊपर इतना है कि मेरे ऊपर 124 ए लगा दी, 153 ए लगा दी, 295 ए लगा दी, तो मैं कौम का गद्दार हो गया। अब इन्होंने जाके दोहा में जो मीटिंग की है, अपने आदमी भेजे, जयशंकर को भेजा और डोम्बा, वो क्या नाम है उसका, एम्बेसडर भी सब गए। तो अब क्यों बात कर रहे हैं? अब क्या परेशानी है? अगर हम कहें तो हम मुजरिम, हम देश के गद्दार, लेकिन वो कोई बात करे तो उसका जवाब दें कि वो क्या हुए। इधर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की 3 दिनों की यूपी यात्रा के पोस्टर को लेकर उठे विवाद के बाद एआईएमआईएम के स्थानीय नेता बैकफुट पर दिख रहे हैं। पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा कि अभी हम लोगों को अयोध्या लिखने की आदत पड़ी नहीं, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने ये भी दावा किया कि कई पोस्टर्स में अयोध्या भी लिखा हुआ है। आपको बता दें, ओवैसी की जनसभा को लेकर जो पोस्टर चस्पाए गए हैं उस पर अयोध्या जनपद की जगह फैजाबाद लिखा है, जबकि प्रदेश सरकार की ओर से पहले ही अयोध्या किया जा चुका है फैजाबाद का नाम। 7 सितंबर को अयोध्या की रुदौली में ओवैसी की जनसभा है। बीच में भी चेंज हो गया है। किसी भी चीज को यानी कि किसी भी चीज को बदले हुए नाम को आदत लगेगी, थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है ज्यादातर। सीएम योगी आदित्यनाथ गोंडा में मौजूद, क्या कह रहे हैं सुनते हैं जरा। अभी मैंने बहराइच का दौरा किया है, वहां से बाढ़ की समीक्षा, राहत कार्यों की समीक्षा के बाद मैंने गोंडा के उन प्रभावित गांवों का सर्वेक्षण किया, जनप्रतिनिधियों के साथ उसकी समीक्षा की, राहत कार्यों को नजदीक से देखा है। विगत वर्ष की तुलना में बारिश अधिक होने के बावजूद समय से किए गए प्रयासों का परिणाम रहा है कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रफल कम हुआ है। खासतौर पर एल्गिन ब्रिज जो गोंडा, बाराबंकी और बहराइच की जिससे अत्यंत संवेदनशील
बाढ़ का एक बिंदु हुआ करता था। ड्रेजिंग के बाद नदी को चैनलाइज करने का अच्छा परिणाम सामने आया है और केवल एल्गिन ब्रिज का ही नहीं बल्कि हमें आवश्यकता पड़ी तो हमने शारदा नदी में भी, अयोध्या के पास, बस्ती के पास सरयू नदी में और राप्ती नदी के भी अलग अलग क्षेत्रों में, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर जनपदों में हम लोगों ने ड्रेजिंग के माध्यम से नदी को चैनलाइज करते हुए बाढ़ बचाव के लिए वहां पर आवश्यक जो उपाय पहले होने चाहिए, बाढ़ आने के पहले होने चाहिए, उस प्रकार की कार्रवाई की। साथ साथ जहां पर कटान अवरोधक कार्य होने थे वह भी समय पर होने के कारण काफी राहत मिली है। इसी के कारण विगत वर्ष की तुलना में अधिक बरसात के बावजूद अभी जनपद के 10 राजस्व गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनमें 7 पूरी तरह मेरुंड हैं। यहाँ के माननीय सांसद, माननीय विधायकों के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में जिला प्रशासन लगातार राहत और बचाव के कार्यों को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। हर पीड़ित परिवार के लिए सरकार ने पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री और धनराशि प्रत्येक जनपद में स्वीकृत किया है। यह भी व्यवस्था सुनिश्चित किया गया है कि हर एक जनपद में बचाव और राहत करने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट और बचाव के अन्य सभी संबंधित उपाय समय से करने और वहां पर इस पूरी की पूरी टीम को वहां पर रखने और इन सभी कार्यों में सहयोग करने के लिए हमारी टीमें पहले से लगी हुई हैं। राहत और बचाव के लिए पर्याप्त मात्रा में नौकाओं की व्यवस्था, स्टीमर की व्यवस्था उन सभी जनपदों में करने के साथ ही राहत सामग्री के रूप में भी और एक पीड़ित परिवार के लिए पर्याप्त मात्रा में धनराशि प्रत्येक जनपद को उपलब्ध कराया गया है। बरसात के समय में जल भराव वाले क्षेत्रों में 2-3 अन्य खतरे देखने को मिलते हैं। एक तो सांप और बिच्छू के काटने की, दूसरा कुत्ता और अन्य जंगली जानवरों के काटने की बड़ी शिकायतें आती हैं। हर जनपद में और खासतौर पर बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में एंटी स्नेक वेनम और एंटी रेबीज वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे किसी भी पीड़ित व्यक्ति को इसके अभाव में इधर उधर भटकना न पड़े और उसके बाद असमय उसके साथ कोई घटना दुर्घटना न होने पाए। इसके लिए पुख्ता व्यवस्था की गई है। बचाव और राहत कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के पूरे प्रयास युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। सरकार ने बरसात को देखते हुए और जल जमाव वाले क्षेत्रफल को देखते हुए हर जिला प्रशासन को इस बात के लिए निर्देशित किया है कि वह अभी से फसल की जो नुकसान हुई है उसका सर्वेक्षण कर लें, जिससे समय पर हर पीड़ित किसान को मुआवजा भी दिया जा सके। इसके साथ ही बरसात का पानी और बाढ़ का पानी जैसे ही कम होगा, तमाम प्रकार की विषाणु जनित और जल जनित बीमारियां भी आ सकती हैं। अभी से 5 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर तक एक विशेष अभियान हम लोग चला रहे हैं। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन का, फॉगिंग का, छिड़काव का। स्वास्थ्य विभाग, नगर ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग, नगर विकास विभाग, चिकित्सा शिक्षा, बाल विकास और महिला कल्याण और शिक्षा से जुड़े हुए सभी विभागों को मिलकर के इस अभियान के साथ व्यापक पैमाने पर जुड़ करके सभी
स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधि इसका नेतृत्व करेंगे, जिससे डेंगू, मलेरिया, इंसेफ्लाइटिस या डायरिया आदि किसी भी प्रकार की बीमारी से निपटने के लिए समय पूर्व उपाय और जागरूकता के साथ साथ जहां पर आवश्यक बचाव के कार्य किए जाने चाहिए वह भी समय पर किए जा सके, पूरा प्रयास किया जा रहा है। सरकार हर संभव मदद हर जनपद प्रशासन को दिया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ के पानी में डूबने से अगर दुर्भाग्य से किसी की मौत होती है 4 लाख रुपए की सहायता, या किसी हिंसक जानवर के काटने से किसी व्यक्ति की दुखद मृत्यु होती है तो उसके परिवार को भी 4 लाख रुपए की सहायता तत्काल देने की व्यवस्था की गई है। कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत भी किसी किसान के या बटाईदार के आकस्मिक मृत्यु पर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर उस परिवार को उपलब्ध करवाया गया है। मकान जिनके बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए हैं, क्षतिग्रस्त होने वाले मकानों के लिए 95,000 से अधिक रुपये उन पीड़ित परिवारों को आंशिक क्षति पर भी धनराशि देने की व्यवस्था की गई है। और नदी की धारा की चपेट में जिन लोगों के मकान आ गए हैं, मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उन्हें आच्छादित करने की व्यवस्था भी सरकार ने व्यवस्था बनाई है। उन सब के लिए भी इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। गोंडा जनपद में बचाव और राहत के कार्य यहाँ के जनप्रतिनिधियों के निर्देशन में संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि बाढ़ राहत के साथ ही बीमारियों से बचाव करने के लिए भी सभी माननीय जनप्रतिनिधिगणों के नेतृत्व में 5 सितंबर से चलने वाला अभियान युद्ध स्तर पर आगे बढ़ करके हर एक नागरिक को बीमारियों से भी बाढ़ के बाद या बरसात के बाद आने वाली किसी प्रकार की बीमारी से बचाव के लिए बेहतर उपाय किया जा सके। धन्यवाद। सीएम योगी आदित्यनाथ जिन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, साथ ही सीएम ने बताया कि किस तरह की व्यवस्था इन सभी इलाकों में की गई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव की पूरी व्यवस्था है, जिसका उन्होंने अधिकारियों से भी जानकारी ली है। नाव की भी व्यवस्था की गई है, सीएम ने बताया। और साथ ही ये भी कि आगे किस तरह से जो बीमारियां बाढ़ के दौरान होती हैं, उन बीमारियों से निपटने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।